बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 46 और इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर ए में अ, सिर्फ रेंट की वो आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है कि टैक्स लॉ ने रेंट किस चीज़ को डिफ़ाइन किया है। तो ये सिंपली आपने बता देना है कि रेंट में क्या क्या चीज़ शामिल है और किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है, इस रेंट से मीनिंग क्या है। सो आपने सिर्फ इसको नरेट करके बताना है। सो इसकी हम फर्दर डिटेल में नहीं जाते। पार्ट बी को हम देखते हैं ज़रा। सो इसमें इन्होंने बताया कि मिस्टर अमजद हैं जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इन प्रॉपर्टीज़ से मुतालिक कुछ ट्रांजैक्शन है जिसकी आपने फिर कुछ कैलकुलेशन बनानी होगी। सो सवाल का जो रिक्वायरमेंट है वो देख लें एक दफ़ा कि आपने सिर्फ और सिर्फ अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल इनकम बतानी है कितनी आएगी। आपने ये नहीं बताना है कि टैक्स कितना वर्क बनेगा इस टैक्स पेयर का। ठीक है, सो टैक्स की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सो हम ज़रा एक एक करके देखते हैं इंफॉर्मेशन। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें अमजद ने एक फैक्ट्री खरीदी है सखर में और उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल्ड है और दोनों की कीमत भी बताई हुई है 9 मिलियन और 3 मिलियन। ठीक है जी, बिल्डिंग की कीमत भी बताई हुई है और मशीनरी की कीमत भी बताई हुई है। और इसने इन दोनों चीज़ों को ख़रीदने के लिए 20 लाख रुपए उधार भी लिए हैं अपने एक दोस्त से और उसको ये मार्कअप भी अदा कर रहा है 18% के हिसाब से। सो ये सारी प्रॉपर्टी इसने ख़रीदी 1 जुलाई को है, यानी जब मेरा टैक्स ईयर शुरू हो रहा है, और लोन भी इसने 1 जुलाई को ही लिया है। अ, साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि आपने इस प्रॉपर्टी को यानी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी आपने रेंट पे दे दिया बासित साहब को, लेकिन आपने ये रेंट पे दिया है 1 जनवरी से। ठीक है, सो 1 जनवरी इसका मतलब मेरे टैक्स ईयर में सिर्फ 6 महीने ऐसे हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी रेंट पे है। राइट। और जो मंथली रेंट है वो 5 लाख रुपए है। पेबल इन एडवांस का मतलब ये होता है कि महीने के शुरू में आपने अदा करना है। सो अगर हम इस प्रॉपर्टी से मुतालिक देखें कि इसकी जो इनकम है वो तो रेंटल इनकम आ रही है और इसमें जो मार्कअप है वो भी एक एक्सपेंस है जो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो पहले तो आप ये देखें कि इसका हेड ऑफ इनकम कौन सा बनेगा। इसका हेड ऑफ इनकम बनेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था, ये जो पॉइंट नंबर 7 है ना, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम नहीं बनेगा। हेड ऑफ इनकम विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों को इकट्ठे ही रेंट पे दे रहे हैं। जो अगली चीज़ ये है कि अब इसमें एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, इसकी एक्सपेंसेस की अलग डिटेल है। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप वो खर्चा माइनस कर सकते हैं जो कैपिटल नेचर का ना हो और आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कमाने के लिए उसको खर्च किया हो। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस जो प्लांट एंड मशीनरी पे है वो भी आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी। सो सिंपल हो गया। इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी बनेगा। हम सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक वर्किंग बना लेते हैं जिसमें हमने प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को रेंट पे दिया है और इसकी रेंट इनकम जो है वो 6 महीने की है, क्योंकि 1 जनवरी से आपने रेंट पे दिया। तो 5 लाख और मल्टीप्लाई 6 करके 3 मिलियन इसकी रेंट इनकम बनेगी। इसमें से जो एक्सपेंसेस माइनस हो सकते हैं वो इनिशियल अलाउंस भी हो सकता है और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी हो सकती है। सो हम यहाँ पे एज्यूम करें कि ये प्लांट जो है वो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ प्लांट एंड मशीनरी है और यूज़ प्लांट एंड मशीनरी हमें पता है कि एलिजिबल टैक्सेबल एसेट नहीं होता और फिर उसके ऊपर आप इनिशियल अलाउंस नहीं कैलकुलेट कर सकते। सो हम इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं कर रहे। इसी तरह जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो बिल्डिंग के ऊपर 10% का रेट है, लेकिन यहाँ पे वो कानून आप अप्लाई नहीं करेंगे कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ एक्विजिशन। ये तो आपने रेंट इनकम ही चूंकि 6 महीने कमाई है तो एक्सपेंस भी कमेंसुरेट होगा टू द इनकम, उसके हिसाब से ही होगा। तो इसलिए 6/12 करेंगे क्योंकि 6 महीने की रेंट इनकम है। तो डेप्रिसिएशन 10% से जो कॉस्ट थी 9 मिलियन थी, 10% से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और 6 मंथ्स की आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेना है। इसी तरह जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके केस में भी आप 3 मिलियन इज़ द कॉस्ट, 15% इज़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये 10% का रेट और 15% का रेट जो डेप्रिसिएशन का है ये एग्जाम में गिवन होता है। क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए हुए होते हैं और 6/12 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगेन रीज़न वही है कि 6 मंथ्स की इनकम है, रेंटल इनकम जो है।
मार्कअप की भी कैलकुलेशन इसी तरह होगी। 20 लाख रुपए का लोन है, 18% का मार्कअप है, लेकिन 6 महीने का मार्कअप एक्सपेंस बना सकते हैं क्योंकि ऊपर इनकम भी 6 महीने की ही है। पॉइंट नंबर सेकंड इज़ अबाउट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि डीएचए कराची में है, और इसने मिर्ज़ा लिमिटेड को दे दिया। मंथली रेंट है 3 लाख रुपए। रेंट फॉर 2 years वॉज रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये जो 2 साल का रेंट एडवांस में मिला है ना, इसका हमारे कैलकुलेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में आपने रेंटल इनकम तो अक्रूवल बेसिस पे टैक्स करनी होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 12 महीने के लिए रेंट पे है, तो आप 12 महीने का बस रेंट लेंगे। अब वो चाहे 20 साल का भी एडवांस आपको दे दे, तो वो 20 साल का एडवांस हमारे लिए कोई कैलकुलेशन में मीनिंग नहीं रखता। हमने जितने अरसे के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे है उतने अरसे का रेंट इनकम बनाना है। सो प्रॉपर्टी इनकम के केस में हमें पता है कि रेंट चार्जेबल टू टैक्स हमने वर्कआउट करना होता है, जिसमें 3 फिगर शामिल होती हैं: रेंट, फोरफीटेड डिपॉजिट और अनएडजस्टेबल एडवांस। सो अभी तो हमें रेंट का फिगर पता है जो कि 3 लाख रुपए पर मंथ है, और 12 महीने के हिसाब से 36 लाख रुपए ये हमारी रेंट इनकम बनेगी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 में क्या है? पॉइंट नंबर 3 में इट सेज कि अमजद ने क्या किया, एक रेंट एग्री सॉरी सेल, अपनी जो एक प्रॉपर्टी थी उसको सेल करना चाहता था जीशान को। प्लॉट ऑफ लैंड है जो कोयटा में है, और 50 मिलियन का इसने एग्रीमेंट किया उससे। लेकिन ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है ये इसने ख़रीदा था 40 मिलियन का 2016 में। और इस ये जब एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया तो 5 मिलियन का बयाना भी लिया। बयाना किसने लिया? अमजद ने, जिसका वो प्लॉट है। जीशान ख़रीदना चाहता है, जीशान ने 5 मिलियन का बयाना इसको दिया ताकि डील डन हो। लेकिन जीशान साहब जो है वो एंड टाइम पे पेमेंट लेकर नहीं आए, तो इसलिए 5 मिलियन जो थे वो फोर फीट हो गए, जब्त हो गए। अमजद साहब ने अपनी जेब में डाल लिए और उसको बयाना वापस नहीं किया। डेफिनेटली ये बयाने का असूल यही होता है। तो अ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि आपने बिल आखिर इसको जमशेद साहब को बेच दिया 65 मिलियन का। तो यहाँ पे अब दो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट है। एक तो ये कि प्लॉट बिक गया तो उससे तो कैपिटल गेन आएगा 65 मिलियन और 40 मिलियन के फ़र्क से। सो हेड ऑफ इनकम विल बी कैपिटल गेन्स। और जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ था यानी वो 5 5 मिलियन का फोर डिपॉजिट, वो फिर प्रॉपर्टी इनकम में जाएगा। ठीक है जी। सो ये दोनों चीज़ें आप मेंशन करेंगे। प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में आप लिखेंगे फोरफीटेड डिपॉजिट, इट विल बी फ्रॉम द प्लॉट विच इज़ सिचुएटेड इन कोयटा। और दूसरा आप इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप कैपिटल गेंस का एक हेड ऑफ इनकम होगा जिसमें आप 65 और 40 मिलियन के फ़र्क से 25 मिलियन का कैपिटल गेंस दिखाएंगे। ठीक है, सो दिस विल बी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। डेफिनेटली इमूवेबल्स जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट सम एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस आपको सखर वाली प्रॉपर्टी यानी वो जो बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी था, और कराची में जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उसके बारे में है। सो हम अलग-अलग करके देखते हैं। जो सखर वाली प्रॉपर्टी है यानी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस, बिल्डिंग और मशीनरी का दोनों का रिपेयर मेंटेनेंस दिया हुआ है, ग्राउंड रेंट दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है। तो ये तो चूंकि हेड ऑफ इनकम ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो यहाँ तो वो सारे एक्सपेंसेस अलाउड हैं जो आप कर सकते हैं माइनस जो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कमाने के लिए किए हैं। तो यहाँ पे आपने ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि वो जो बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस एक होता है 1/5, वो प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम की बात है। जब हेड ऑफ इनकम ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो ये रिपेयर के दोनों एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी का भी और बिल्डिंग का भी, ये आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। अनटिल अनलेस केस में कोई सेक्शन 21 जो हमने बिजनेस इनकम में पढ़ा था उसकी कोई वैल्यूएशन ना दी हुई हो। ठीक है, सेक्शन 21 यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे भी एप्लीकेबल है। तो कोई ऐसी वैल्यूएशन अगर नहीं दी हुई तो आप ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी कराची वाली, वो अलबत्ता एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो वहाँ पे तो ये जो रिपेयर मेंटेनेंस बिल्डिंग की दी हुई है ये आप माइनस नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपको 1/5 रिपेयर अलाउंस माइनस करना होगा। इसी तरह ग्राउंड रेंट इस बिल्कुल प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में बिल्कुल एक अलाउएबल एक्सपेंस है, और इसी तरह बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी एक अलाउएबल एक्सपेंस है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो होगी उसमें आप ग्राउंड रेंट और इंश्योरेंस माइनस करेंगे, लेकिन रिपेयर का एक्सपेंस माइनस नहीं करेंगे बल्कि बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस बनाएंगे। वो रिपेयर अलाउंस बनाने के लिए आपको पहले रेंट चार्जेबल टू टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है।
तो आप पहले अपनी ऊपर रेंट वाली इनकम को कंप्लीट करें और उसमें रेंट चार्जेबल टू टैक्स वर्कआउट करें। सो कराची डीएचए में जो आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, 36 लाख रुपए उसका रेंट चार्जेबल टू टैक्स बनता है, उसका आप 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो वो रिपेयर अलाउंस बन जाएगा। सो ये आपके एक्सपेंसेस पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में अपनी जो आमदनी दिखाएंगे, दैट विल बी 78,50,000। और इसी तरह जो कैपिटल गेंस का हेड ऑफ इनकम है उसमें आप बताएंगे जी 25 मिलियन है, लेकिन ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी इसी तरह आप टोटल करेंगे और 16,25,000 रुपये आप इनकम बताएंगे। सो आपसे सवाल की रिक्वायरमेंट भी यही थी कि आप रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम में बता दें कि कितनी आमदनी जाएगी। सो दिस इज़ इट। इसमें अब अगर आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।